हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ एग्रीकल्चर। आपका अपना चैनल। अब तक हम लोगों ने 5 एपिसोड्स, 6 एपिसोड लगभग देख लिए कंटिन्यूएशन में इंटरनेशनल मूवमेंट के। ये 7वां एपिसोड है हमारा। और लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था। हाँ, आप इस सेशन के सारे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं @क्लास ऑफ एग्रीकल्चर पे। इस एपिसोड के और पिछले सारे एपिसोड्स के आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएंगे कंटिन्यूएशन में। तो लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था कांग्रेस मिनिस्ट्री डिज़ाइन पे 1939 पे, राइट? इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा इंडिया को बना दिया गया था बिना इंडिया से पूछे, मतलब इंडियंस को शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर की ओर से। इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम उसके जस्ट आगे से। देखिए, एक छोटा सा सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी में समझना पड़ेगा यहाँ पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ओवर होने के ठीक बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में समझा था। ये एक्ट बेसिकली कुछ प्रोविजंस और लॉज की बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसके बाद 1937 में हमने देखा कांग्रेस ने इलेक्शंस को कंटेस्ट किया और काफ़ी अच्छी जीत मिली कांग्रेस को, जिससे कांग्रेस ने 2 इयर्स सक्सेसफुली रूल किया। अब 2 इयर्स रूल करने के बाद फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक, नियरली 6 इयर्स। काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिलता है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इस दौरान। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि इंडियंस का सपोर्ट ब्रिटिशर्स को चाहिए था। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स की सीधी पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक। अब ये टाइम आ चुका था कैरेट का, यानी कि गाजर का। तो ब्रिटिशर्स ने इसीलिए कुछ प्रोविजंस, कुछ लिबरेशन की बात की कि हम आपको कुछ, जैसे आप कहते हैं ऑफर जैसा, अभी आप पढ़ेंगे 2-3 ऑफर लगातार आएंगे इंडियंस को कन्विंस करने के लिए। बेसिकली सब चाहते थे कि गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की ओर से कि किसी तरह कांग्रेस को बात करके मनवा के ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को रिक्रूट किया जाए ब्रिटिश आर्मी में, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर के फेवर में टर्न किया जाए। 1939 का ये सीन था। और फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है उसी बात को लेकर के, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सपोर्ट के लिए भारतीयों का। उसके जस्ट बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। दोनों ही मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं फाइनली। और यहाँ से फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, अगस्त ऑफर आया था अगस्त 1940 में। क्या था इस ऑफर में? देखिए, उस टाइम वॉइस रॉय लॉर्ड लिलित गो थे। और इनका अगस्त ऑफर देने का खास उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से कांग्रेस को कन्विंस किया जाए। तो कांग्रेस से क्यों, पॉलिटिकल एसोसिएशन तो बहुत सारी थी। मुस्लिम लीग बन चुकी थी, कांग्रेस थी, हिंदू महासभा था, और भी डिप्रेस क्लास और कई सारे दर्जनों ऑर्गेनाइजेशंस थे। बट कांग्रेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस जुड़े थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं एजुकेटेड क्लास था, सबसे ज़्यादा लॉयर्स थे। और एक तरह से सेकुलर पार्टी की ओर से शुरू से कांग्रेस की न्यू बनी थी। इसलिए चाहे वो आपने देखा था राउंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रेक करना था, तो भी प्रेशर बना था उस टाइम वाइस रॉय पे किस तरह कांग्रेस को ऑन टेबल लाइए नेगोशिएट करने के लिए या बातें करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ भी वही चीज़ हुई कि कांग्रेस को किस तरह कन्विंस करना था अगस्त ऑफर में। खैर, द ऑफन टर्न डाउन कांग्रेस डिमांड फॉर सेटिंग अप द प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट। कांग्रेस का साफ कहना था कि हमको प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, प्रोविंसेस यानी कि स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कि हमको तुरंत तुरंत अपनी सरकार चाहिए, तो ही हम आगे बात करेंगे या कन्विंस होंगे, जिसको ब्रिटिशर उस टाइम नहीं मानते। इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडियन। क्योंकि ब्रिटिशर्स या अगस्त ऑफर के अंदर जो पॉइंट की बात की गई थी, इनका कहना था कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ सीट्स बढ़ा दी जाएंगी। देखिए, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय जो बेसिकली इनकी दो ग्रुप्स थे, ऐसा समझते हैं। एक ग्रुप को हमने एग्जीक्यूटिव का नाम दे दिया, एक ग्रुप को हमने लेजिस्लेचर का नाम दे दिया। अब काउंसिल मेंबर्स जरूर थे इंडियंस, इंडियंस को लगातार बढ़ा जरूर रहे थे, बट उनका नेचर सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी था, एक तरह से सजेशन देने का था, ना सजेशन मनवाने का, ना सजेशन इम्प्लीमेंट करवा पाने का। तो कुछ खास मतलब उसका होता ना। अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू सेट अप आफ्टर द वॉर। ब्रिटिशर कहीं ना कहीं सब कुछ आफ्टर वॉर छोड़ दे रहे थे। वॉर के बाद हम आपको काउंसिल देंगे, वॉर के बाद इंडियंस को राइट रूल करने का राइट मिलेगा, वॉर के बाद इंडियन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ ये मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। बट वो खास, कोई खास सिग्निफिकेंस या वर्थ उसका था नहीं। वॉर एडवाइजरी काउंसिल वॉर वुड बी सेटअप कंसिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल, यानी वॉर को लेकर के क्या सोचा जाता है इंडिया में और इंडियंस के पार्टिसिपेशन को लेकर के, उसके लिए कंबाइंड काउंसिल बनेगा, जिसमें
रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से होंगे? ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे समझना पड़ेगा हमको ब्रिटिश इंडिया क्या मतलब। ब्रिटिश इंडिया का मतलब इंडिया के वो क्षेत्र, वो रीजन्स, वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है पूरी तरह से, ब्रिटिश कंट्रोल। और सेकंड वर्ड जो यहाँ पे आता है इंडियन स्टेट्स। अब इंडियन स्टेट्स में दो आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई थी भाई, कि इसमें ब्रिटिश इंडिया यानी जो हिस्से में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं उधर से भी लोग रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और प्रिंसली स्टेट से भी लोग रहेंगे। दोनों की बात कही गई यहाँ पे। डोमिनेंस स्टेटस कहा गया कि अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, मतलब डोमिनेंस स्टेटस कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई ऐसी गारंटी ही नहीं थी, कब साल किस महीने, कोई गारंटी नहीं थी। तो कुछ भी क्लियर नहीं था डोमिनियन को लेकर, जो कि डोमिनियन 1915 से कहीं ना कहीं बात की जाए थी, जब हम होम रूल मूवमेंट चालू की तब से 1929 में गुस्सा के पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी। कांग्रेस ने कहा कि अब बहुत वेट हो गया, अब इतने सालों तक नहीं दिए। तो कांग्रेस के सेशन में जब नेहरू जी थे तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कब? 1929 में। तो अब तो डोमिनियन की बात वैसे भी ना होनी थी, और वो भी ये कह रहे हैं वॉर के बाद भी कोई सीन क्लियर नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं था इस पॉइंट का। राइट टू सेसीड फॉर अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। तो वही चीज़ है, मतलब चीज़ें सब कुछ फ्यूचर पे, जो मेन मेन चीज़ें थी फ्यूचर पे डाल दे रहे थे, और जो अभी दे रहे थे वो छोटी चीज़ें, वैसे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ सीट्स को बढ़ा देना, जो कुछ खास मतलब नहीं था उसका। कुल मिला के अगर सफर फेल हो जाता है कन्विंस करने के लिए इंडियंस को। फिर आता है रिएक्शन ऑफ अगस्त ऑफर। अब देखिए रिएक्शन मतलब लोगों ने क्या सोचा, क्या रिएक्शन आया नेशनलिस्ट का इसकी ओर से, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर बिकॉज देयर वाज नो सजेशन फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट एंड इट encouraged एंटी कांग्रेस फोर्सेस लाइक द मुस्लिम लीग। यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट जो कांग्रेस कही गई थी उसके हिसाब से ब्रिटिशर्स बात नहीं मान रहे थे, और यहाँ पे एंटी कांग्रेस फोर्सेस को बढ़ावा मिल रहा था। एंटी कांग्रेस का ऐसा मतलब है ऐसे फोर्सेस जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे बांट के जो आप ऑफर दे रहे हो इंडियंस को, जो कि यूनाइटेड इंडिया की पिक्चर के लिए सही नहीं है। यूनाइटेड इंडिया के लिए एक तरह से थ्रेट है जो ब्रिटिशर्स के जो और ऑफर्स आ रहे थे। ठीक। The British went ahead with its implementation in that direction. Viceroy's Executive Council was enlarged in July 1941. यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रिटिश आगे बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं उसका, और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसी डायरेक्शन में एनलार्ज होती है, बढ़ती है। कब? जुलाई 1941 में। द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल was enlarged from 7 to 12 members, of whom 4 were British and 8 were Indians। अब इस 7 से 12 मेंबर्स में 4 ब्रिटिश थे और 8 इंडियंस है। हालांकि 8 इंडियंस पहली बार किया गया, इससे पहले कभी 8 इंडियंस नहीं थे। इसके पहले देखिए 3 तक इंडियंस की बात कही गई थी, है ना। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द अगस्त सफर वाज द लॉन्चिंग ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। जब अगस्त सफर नहीं काम करता तो फाइनली मतलब फेल हो जाता है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक। तो यानी अगर आप देखें बैक टू बैक यहाँ पे, हाँ अभी तो अगस्त सफर उसका क्रिप्स मिशन आता है, वो भी काम नहीं कर पाता। अगस्त सफर तो कुल मिला के फेल हो जाता है, नाकामयाब होता है। ठीक। इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है फिर। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लॉन्च हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में लॉन्च हुआ था। सिस्टमेटिक था। आचार्य विनोबा भावे पहले नेशनलिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट सत्याग्रही थे, जिन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, और जिन्होंने पहली बार इन्हें अरेस्ट किया गया था इस मूवमेंट के अंदर। फर्स्ट पर्सन थे जिनको अरेस्ट किया गया था। सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। अब आचार्य विनोबा भावे को गांधी जी ने सिलेक्ट किया था कि ये पहले मेंबर होंगे इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए एक तरह से। और यहाँ पे बात कंप्लीट फ्रीडम की हो ही नहीं रही थी। यहाँ पे बात हो रही थी कि राइट टू स्पीच की, कि हमें राइट टू स्पीच है बोलने का, यहाँ पे जो कांग्रेस लगातार कर रही है, खत्म कर रही है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ पे पार्ट लेते हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गांधी ने कहा कि हाँ फ्यूचर में नेहरू एक शक्ल ले सकते हैं एक डोमिनेंट लीडर की या फिर एक प्राइम लीडर की। ये बातें भी यहाँ से उभर के निकलती हैं। ये देखिए 40 आ गया है, तो बस मुश्किल से 5-6 साल रह गए हैं फ्रीडम को। इनफैक्ट 1942 में जब हम लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं आज़ादी एक हद तक क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की बहुत एनर्जी और ध्यान कंज्यूम हो चुका था। उनका उनका शासन बहुत समय तक चल ना पाता कहीं भी। तो इसलिए आप देखेंगे 1947 में सिर्फ इंडिया ही नहीं फ्री हुई, और भी कई सारे कंट्रीज 47, 48, 49 में फ्री हो गए।
नॉट फॉर द एब्सोल्यूट फ्रीडम बट फॉर दिस राइट टू स्पीच। मेरी बात कही है कि यहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात कहीं ही नहीं गई है, सिर्फ राइट टू स्पीच की बात की, हमें अधिकार है बोलने का। और इनको दोनों को अरेस्ट कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स का कहना था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को के तहत इन दोनों को अरेस्ट किया गया। ब्रिटिशर्स का ऐसा कहना था कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब जाहिर सी बात है कोई ऐसी ऑथोरिटेरियन रेजिम तो बोलेगी इस बारे में। इस मूवमेंट का एक और नाम पड़ा दिल्ली चलो सत्याग्रह, फिर हिंदी में कहते हैं दिल्ली चलो। इसमें यही था कि धरना दे रहे थे, जब कोई अरेस्ट करने आए तो उनका स्लोगन यही था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। खैर बहरहाल ये बहुत लंबा समय चल नहीं पाता और एक शॉर्ट नोट पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। अगस्त ऑफर हो गया, सब इंडिविजुअल सत्याग्रह आ गया, अब आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में फिर वही बात थी। इसके जो हेड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इम्पोर्टेंट ब्रिटिशर थे यहाँ पे, इसलिए द मिशन वॉज सेंट टू इंडिया टू रिज्यूम टॉक बिटवीन द कांग्रेस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इंश्योरिंग इंडिया सपोर्ट टू एडवर्सरी। अब देखिए था क्या कि लगातार आप देखेंगे 2-3 मिशन बैक टू बैक भेजे गए इंडियंस को कन्विंस करने के लिए। अब था क्या, कोई और पार्टी कन्विंस हुई, कांग्रेस नहीं कन्विंस हुई। कांग्रेस का साफ कहना था कि आप क्लियर कट बात करिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम खुद बनाएंगे, हमारे बंदे होंगे, हमारे इंडियंस होंगे और हम खुद नेगोशिएट करेंगे अपने टर्म से। तो हमको अब तुरंत पावर दीजिए। तुरंत पावर ब्रिटिशर्स देना नहीं चाह रहे थे। ब्रिटिशर्स का हर चीज था कि आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल। अब आफ्टर ऑल किसने देखा है? तो कांग्रेस आर्ग्यूड दैट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ डी फैक्टो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी नथिंग विल बी फर्दर। यानी जब तक आप डी फैक्टो पावर, रियल पावर नहीं ट्रांसफर करते, क्यों किसके लिए कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स के लिए कह रहे हैं, वाइस रॉय के लिए कह रहे हैं, जब तक आप रियल पावर तुरंत कांग्रेस के हाथ में, या कांग्रेस के हाथ में नहीं, एक तरह से आप किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के में नहीं आप ट्रांसफर करते जो सरकार को चला सके अंदर से, तब तक हम नहीं सपोर्ट कर सकते। सब कुछ व्यर्थ होगा भारतीयों के लिए। उसके पहले वर्किंग कमेटी हैड फर्दर ऑब्जेक्शंस टू द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, आगे आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, थोड़ा सा यहाँ उसका जिक्र हुआ है कि जो भी संविधान बनाती है, जो बॉडी है जिसमें जो भी ग्रुप है, लोग हैं, काउंसिल संविधान को बनाते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं। तो उसमें कहा गया कि जो उसका कंपोजिशन है, कौन कौन, देखा जाए तो इतने सारे देश में अगर देखा जाए तो इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कम्युनिटीज हैं, इतने सारे लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं, सब हर कोई इसमें शामिल होना चाहिए, ट्राइब्स, फार्मर, लीडर, हर तरह के लोग। तो इसलिए, जबकि इसमें ऐसा था नहीं, इनकी इतनी ट्रांसपेरेंट बॉडी थी नहीं ब्रिटिशर्स वाली। तो ये हुआ कि ऑब्जेक्शन किस पे हुआ, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी इन विच द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स वुड बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर एंड नॉट बाय द पीपल। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो राज्य जहां पे राजा रजवाड़े राज्य कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को ना कि वहां की जनता नहीं चूज कर रही थी, बल्कि वहां के रूलर चूज कर रहे थे, जो कि सही नहीं था। क्योंकि मैक्सिमम जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स मैक्सिमम वो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही थे कहीं ना कहीं। उन्होंने पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी, बहुत ही कम मुट्ठी भर जो थे रेजिस्ट किए, लड़े, बहुत ही कम। तो इसलिए अगर वहाँ के रूलर्स अगर भेजेंगे किसी रिप्रेजेंटेटिव को, तो जाहिर है वो फिर मतलब शायद जनता के लिए ना काम करे, तो पपेट रूलर ही काम करे। इसलिए कांग्रेस को चीज़ पसंद नहीं थी यहाँ पे। वो चाहे था नेशनलिस्ट होने चाहिए इसमें, जो पूरे इंडिया को लेके चले, ना कि किसी पर्टिकुलर रीजन को। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू रिलाई ऑन फ्यूचर प्रोमिसेस अगेन एंड अगेन, and they want full power and also also control over country's defense. अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात है कि जो कुछ देना है तुरंत दीजिए, फ्यूचर पे नहीं। कंट्रोल अभी चाहिए, पावर अभी चाहिए, और क्लियर टर्म्स होने चाहिए, जो कि ब्रिटिशर्स की ओर से आ नहीं पा रहा था। मुस्लिम लीग डिमांडेड अ डेफिनेट डिक्लेरेशन बाय द ब्रिटिश इन फेवर ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। अब मुस्लिम लीग की कहानी अलग ही थी। मुस्लिम लीग का तो ऐसा कहना था कि मुस्लिम लीग के अंदर जो मेंबर्स हैं, सिर्फ वही रियल मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वही असली मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे। जो कांग्रेस के अंदर मुस्लिम्स है, उनको एक तरह से वो मानते ही नहीं थे कि ये कभी सही मायने में मुस्लिम्स का भला चाहते हैं। वो क्योंकि उसका मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन ही कम्युनल बेसिस पे हुआ था। और ऊपर से मुस्लिम लीग का कहना था कि जो एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम्स 50-50 बेसिस पे होने चाहिए। लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ठीक है मुस्लिम्स और इन माइनॉरिटी, वो सही चीज़ है, मुस्लिम, सिख्स, पारसी, जैन, बट और भी तो माइनॉरिटी में है। आप एक माइनॉरिटी को 50% वेटेज नहीं दे सकते उस जगह पे, बल्कि सारी माइनॉरिटीज को मिला के एक बार कहा जा सकता है, जो कि वैलिड नहीं था कहीं से भी। क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स एंड ऑल्सो सीट्स ऑन। तो देखिए दो डिमांड मुस्लिम लीग ने रख दी थी यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि कह दिया कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट अगर बनेगी, तो इंटरिम गवर्नमेंट में
50:50 का रेशियो होगा, 50 अगर कांग्रेस के तो 50 मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग में टोटली टोटली लगभग लगभग मुस्लिम ही थे, क्योंकि कांग्रेस में हर रिलीजन के लोग थे। सेकंड चीज़ यहाँ पे कही गई कि स्टेट, सेपरेट स्टेट चाहिए हमें। एक तरह से खुल के टू नेशन थ्योरी को खुल के यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन एक तरह से किया जा रहा है कि हमें टू नेशन चाहिए ही चाहिए, सेपरेट स्टेट। अब यहाँ सेपरेट स्टेट की बात कर दी गई, तो ये सब तरह से बड़ी कंफ्यूजन और क्लैशेस की स्थिति थी। कहीं भी कोई भी कंसेंसस बन नहीं पा रहा था, ना ब्रिटिशर और कांग्रेस में, ना ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, ना ही तीनों में। तो क्रिप्स मिशन भी आखिरकार फेल ही हो जाता है। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट इवेंट है क्रिप्स मिशन के लगभग उसी टाइमलाइन में, उसी दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का, जिसको हम हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के दो फेजेस आए थे। पहला जो फेज था वो 1942 में आता है अंडर कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो थे उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया जाता है। इंडिया की मतलब इंडियन थे जिन्हें रिक्रूट किया गया था ब्रिटिश आर्मी में, तो ब्रिटिशर की ओर से लड़ रहे थे। जापान में इनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया था, बाद में इनको छोड़ा गया। अब जापानीज मोहन सिंह ने बताया कि ब्रिटिशर किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीका है। तो जापानीज को लगा कि मोहन सिंह इंपॉर्टेंट लीड हो सकते हैं ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करने में। तो स्टार्टिंग में पहला फेज आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का, मोहन सिंह ने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन बाद में लीडरशिप के कुछ कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस की वजह से वो चल नहीं पाया, वो कोलैप्स कर गया। तो बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पाया, कुछ टाइम तक ही चल पाया। अब सेकंड फेज जो आईएनए का आता है, तो राज बिहारी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे आईएनए का। इन्होंने देखा कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही उभरते हुए और बहुत ही मैच्योर और प्रबल नेता हैं और लीड कर सकते हैं, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी आज़ाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी 1943 में, जो कि सेकंड फेज था एएनए का और सक्सेसफुल था काफी हद तक। डिक्लेयर्ड बोस आर्मी, जहाँ तक किताबों में सीधे रहता है कि 1943 इसका जिक्र होता है, पहले फेज का जिक्र नहीं होता। बट ये भी इंपॉर्टेंट फेज है कि पहला फेज जो था मोहन सिंह ने स्टार्ट किया था। अब देखिए, हर जो नेशनलिस्ट ग्रुप था या हर नेशनलिस्ट लीडर था जो किसी बड़े पॉलिटिकल स्टेशन से नहीं जुड़े थे या अलग भी थे, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो भी चाहते थे वही, बट उनके तरीके काफी अलग थे। जितने भी लोगों ने वॉयलेंस का तरीका या फिर एक तरह से एक्टिव रेजिस्टेंस किया, क्योंकि जितने प्रोटेस्ट जैसे हम आंदोलन कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, ये सब पैसिव रेजिस्टेंस में आते हैं, जहाँ पे आप खुल के तोड़ फोड़, गोली बम का इस्तेमाल नहीं करते। बट एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है सीधे तौर पर चुनौती देना खुलेआम एकदम, बाई यूजिंग फोर्स और एनी अदर मीन्स। तो सुभाष चंद्र बोस जी का तरीका जो था एक्टिव रेजिस्टेंस का था। अब इनकी सोच ये थी कि जर्मनी और जापान को फेवर में करके, क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इनकी हेल्प लेके किस तरह ब्रिटिशर्स को हरा दिया जाए, वापस वापस भेजा जाए, इंडिया की सीमा से बाहर बाहर हटाया जाए। और काफ़ी हद तक इन्होंने हिटलर से या जर्मनी से नेगोशिएट कर भी लिया था, जापान से भी इनको हेल्प मिल रही थी। बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस आगे जाके उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाता आज़ाद हिंद फौज जितना जैसा उन्होंने प्लान किया था। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जब 1943 में उन्होंने सेकंड फेज संभाला इंडियन नेशनल आर्मी का या आज़ाद हिंद फौज का, तो सिंगापुर में उस टाइम, सिंगापुर जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है हमारा, वो जापान के अंडर में रह चुका था। जापान ने उसको एक्वायर कर लिया था। अक्टूबर 1943 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि वहाँ से प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है एक तरह से, और ऑन रेडियो उन्होंने डिक्लेयर किया था। नेताजी वांटेड टू टेक हेल्प फ्रॉम जर्मनी, ये तो पॉइंट मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, चूँकि ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के पहले सुभाष चंद्र बोस का बहुत एक्टिव रोल था कांग्रेस में भी। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई लीडर, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी लीडर, बहुत ही कह सकते हैं जिसमें भयंकर पोटेंशियल होता है और ज़बरदस्त लीड करने की क्षमता होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जब वो आता है किसी भी सिचुएशन में आते हैं, तो एक तरह का शिफ्ट होता है। कुछ लोग उनके सपोर्ट में आते हैं, कुछ लोग उनके विरोध में आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस एंटर किए कांग्रेस में, तो वही चीज़ हुआ, यंग, डायनामिक, ब्रिलियंट। तो कई लोग सुभाष चंद्र बोस के एक्टिवली फेवर में आ गए, जबकि उसके पहले कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग गांधी जी के फेवर में थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आने लगता है फिर से, कुछ लोग गांधी के फेवर में आते हैं, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस के फेवर में आते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है, इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिलेगा ब्रिटिशर्स को हराने का या अटैक करने का, जबकि गांधी जी का मानना था कि अभी वो खुद उस कंडीशन में नहीं है। 1930, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1938 में। 39 में फिर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की ओर से इलेक्शन लड़ते हैं,
लेकिन इस बार क्या होता है कि इनकी थिंकिंग थॉट थोड़ी-सी अलग थी, अलग तरीके से चाह रहे थे काम करें। तो 1939 में जब ये हरिपुरा सेशन से कांग्रेस की ओर से लड़ रहे थे, तो इनके अगेंस्ट में गांधी जी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया था, पटाभी सीतारमैया। अब पटाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी का सपोर्ट था पटाभी सीतारमैया को, इसलिए जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में इलेक्शन जीत भी जाते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप का, उसके बाद भी चूंकि गांधी जी थोड़ा दुखी थे क्योंकि उनका उनका मेंबर हार गया था, तो इसलिए सम्मान करते हुए गांधी जी को उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था 1939 में। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फिर कुछ टाइम के लिए इनको होम अरेस्ट भी किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, तो किस तरह ये वहाँ से एस्केप करके निकल लिए और अफगानिस्तान से तो ये जर्मनी है, फाइनली हिटलर और मसलूनी से हेल्प लेते हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, आज़ाद हिंद फौज वाले। 1944 में इट एंटर्ड थ्रू, मतलब आज़ाद हिंद फौज एंटर करने की कोशिश करती है इम्फॉल में, कोहिमा में, और अटैक करने की कोशिश करती है, बट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाता आज़ाद हिंद फौज, और द कैंपेन फेल। तो इनका कुछ अलग तरीका था, हालांकि ऑल्दो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक विजनरी था, बट काम नहीं कर पाया बहुत आगे तक। एक फ़ोटो है आज़ाद हिंद फौज की, यहाँ पे ट्रूप्स हैं और यहाँ पे मार्च चल रही है, और आज़ाद हिंद फौज के अंदर वुमेन, कई सारे वुमेन्स का भी रिक्रूटमेंट हो रहा था, ऐसा नहीं था टोटली मेन डोमिनेटेड आर्मी थी, वुमेन भी इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में थी, जो कि उस टाइम के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। और यहाँ पे सेशन को अमेंड करते हैं, अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आज़ाद हिंद फौज के जस्ट पास से, क्रिप्स मिशन से, और वहाँ से फिर हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को और कैबिनेट मिशन प्लान को और बाकी जो और इवेंट्स रह गए हिस्ट्री में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विद क्लास ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स मिस कर दिए तो उसको प्लीज़ जाके देखिए कंटिन्यूएशन में। आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल क्लास ऑफ एग्रीकल्चर से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, और लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप @class of agriculture। Thank you so much once again, and this is Ash Shrivastava signing out.